अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ साइकोलॉजी के अंदर जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उनको देखेंगे और समझेंगे उनको कि बेसिकली है क्या चीज़ें। मुख्तलिफ टर्म्स आएंगी, मुख्तलिफ थ्योरीज आएंगी। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि बुक्स कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं और किस किस ने लिखी हैं और कब कब लिखी हैं। इसके साथ साथ जो इवेंट्स हुए हैं वो कब कब हुए हैं, साथ हम डेट्स भी देखते जाएंगे, ईयर भी देखते जाएंगे। इसको आप हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं। इसको देखने का हमें फ़ायदा क्या होगा, इसको समझने का हमें फ़ायदा क्या होगा? इसको समझने का हमें फ़ायदा ये होगा कि अगर आप साइकोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं या आप समझना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली पास्ट में कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं और कौन कौन सी टर्म्स ईजाद हुई हैं। अगर आप वो समझ लेंगे तो आपकी एक बेस बन जाएगी। जब बेस बन जाएगी तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। इसके साथ साथ आपको ये फ़ायदा होगा कि आपने अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देना है, जैसे पाकिस्तान के अंदर PPSC होता है, इसके साथ साथ PMS होता है, CSS होता है, FPSC होता है साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो उसमें हिस्ट्री का भी एक खास पोर्शन होता है। तो अगर आपको हिस्ट्री क्लियर होगी तो आपका वो टेस्ट में भी हेल्प होगी। इसके साथ साथ अगर आपका कोई जॉब इंटरव्यू है साइकोलॉजी से रिलेटेड तो उसमें भी आपको ये हेल्पफुल हो सकता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसके लिए तो आपको हेल्पफुल हो गई, एग्ज़ाम में याद करने के लिए और पेपर में लिखने के लिए भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, साइकोलॉजी को समझने के लिए भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। ये कुछ थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन है, आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी का जो पहला हमारे पास है, ये डेट लिखी होगी, याद रखिएगा। स्टार्ट में 1650 के अंदर रेने डिस्कार्ड्स डाइड, लिविंग ट्रेटिस ऑफ द वर्ल्ड कंटेनिंग हिज ड्यूलिस्टिक थ्योरी ऑफ रियलिटी माइंड वर्सेस मैटर। रेने डिस्कार्ड्स जो कि अगर आप हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ें तो उसमें इनका लाजमी आपको पढ़ाया जाएगा, आपको लाजमी इनसे अवेयर होना पड़ेगा। ये इनकी डेथ हो गई थी 1650 में। ये कहते हैं लिविंग ट्रेटिस ऑफ द वर्ल्ड कंटेनिंग हिज ड्यूलिस्टिक थ्योरी ऑफ रियलिटी माइंड वर्सेस मैटर। इन्होंने जो बुक लिखी थी जो छोड़ के गए हैं अपने जाने के बाद, वो थी ड्यूलिज्म के रिलेटेड, यानी कि ये ड्यूलिस्टिक अप्रोच के हामी थे। ड्यूलिज्म पर थी इनकी ये बुक। ये ड्यूलिज्म क्या है बेसिकली, पहले इसको देख लेते हैं। इसको समझने के लिए आपको ये वाली समझनी पड़ेगी चीज़, इनकी थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री निकाली है। रेने डिस्कार्ड्स इज़ जनरली कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी। इनको मॉडर्न फिलॉसफी का फादर भी बोला जाता है। जब हम देखें एक टर्म पढ़ेंगे ना, एक चीज़ पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ आपकी और भी बहुत सी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब रेने डिस्कार्ड्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनको मॉडर्न फिलॉसफी का फादर भी बोला जाता है। अब अगर ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाए या आपके टेस्ट में PPSC वगैरह या CSS या PMS वगैरह में आ जाए तो उसमें भी आपको ये पूछा जा सकता है मॉडर्न फिलॉसफी का जो फादर है वो किनको बोला जाता है। तो आप इसको लगा सकते हैं रेने डिस्कार्ड्स। He was the first major figure in the philosophical movement known as rationalism। ये रैशनलिज्म में इनको जो मूवमेंट थी फिलॉसफी के अंदर, उनकी एक मेन फिगर बोला जाता है, मेजर फिगर बोला जाता है। अब ये रैशनलिज्म क्या था? अ मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द यूज ऑफ रीजन एज द मीन्स टू अटेन नॉलेज। ये जो रैशनलिज्म था ना, वो कहते हैं मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, दुनिया को समझने का एक तरीका है बेस्ड ऑन द यूज ऑफ रीजन। आप अपनी रीजन को यूज करते हुए, अकल को यूज करते हुए इल्म हासिल करते हैं, ठीक है जी। उस इल्म को यूज करते हुए फिर दुनिया को अंडरस्टैंड करते हैं, वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करते हैं। ये रैशनलिज्म था डिस्कार्ड्स के मुताबिक, रेने डिस्कार्ड्स के मुताबिक, ठीक है जी। One of deepest and most lasting legacies of Descartes' philosophy is his thesis that mind and body are really distinct। इनका जो एक थीसिस था ना, जो इसकी इनको जो इनकी पहचान बनी थी वो ये थी, जैसे मैंने ड्यूलिज्म बोला ना, ये उसी की बात आएगी कि माइंड एंड बॉडी आर रियली डिस्टिंक्ट। इनका कहना था कि ये जो माइंड और बॉडी ना, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, ये एक दूसरे से जुदा हैं, ठीक है जी। यानी कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एंड अ थीसिस नाउ कॉल्ड माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म। इनके इस थीसिस को इनकी इस टर्म को माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म भी बोला जाता है, ठीक है जी। ड्यूअलिज्म का मतलब क्या होता है? दो पहलू होना, ठीक है, किसी भी चीज़ के। तो उन्होंने बोला था माइंड और बॉडी दो पहलू हैं अलग अलग, ठीक है। ही रीचेज दिस कंक्लूजन बाय आर्ग्यूइंग दैट द नेचर ऑफ द माइंड। इन्होंने ये कंक्लूजन क्यों निकाला था? इन्होंने बहस की थी, द नेचर ऑफ माइंड क्या है? दैट इज द थिंकिंग। द माइंड क्या है? बेसिकली थिंकिंग है। इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बॉडी।
जो बॉडी से कम्प्लीटली डिफरेंट है, दैट इज नॉन थिंकिंग, जो कि थिंकिंग नहीं है। यानी कि इसको दूसरी तरह से अगर हम समझें, उन्होंने बोला था कि ये जो माइंड है ना, ये मादी नहीं है, यानी कि एग्जिस्ट तो करता है लेकिन हमें नज़र नहीं आता, हम इसको टच नहीं कर सकते, हम इसको देख नहीं सकते। जबकि बॉडी जो है ये मादी अशिया है, ये मैटर है। ठीक है जी, बॉडी को उन्होंने मैटर बोल दिया था, माइंड कहते हैं ये नॉन मैटर है। तो इसलिए भी वो कहते हैं कि ये डिफरेंट है दोनों से। तो एंड देयरफॉर, इसीलिए इट इज़ पॉसिबल फॉर वन टू एग्जिस्ट विदाउट द अदर। वो कहते हैं इट इज़ पॉसिबल फॉर वन टू एग्जिस्ट विदाउट द अदर, ये पॉसिबल है कि एक चीज़ दूसरे के बिना भी एग्जिस्ट कर जाए, ये इनका कहना था रेने डिस्कार्ड्स का। इसको अगर हम एक और पहलू से देखें कि इनका कहना था कि जो माइंड है ना, ये एग्जिस्ट कर जाएगा अगर बॉडी नहीं भी होगी। जैसे हमने पहले ऊपर देख लिया कि ये नॉन मैटर है, मैटर नहीं है, जो माइंड होता है मैटर नहीं, मादी नहीं होता, यानी कि इसको टच नहीं किया जा सकता। इट मीन्स कि ये अपनी कोई बॉडी के बगैर ही एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है जी, माइंड की अपनी कोई बॉडी नहीं होती, बॉडी के बगैर ही ये एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए इन्होंने बोला था माइंड और बॉडी जो हैं दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है जी, इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा। इसको माइंड बॉडी ड्यूलिज्म बोला गया था। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है रेने डिस्कार्ड्स के बारे में। रेने डिस्कार्ड्स इज मोस्ट कॉमनली नोन फॉर हिज फिलोसफिकल स्टेटमेंट। इनकी एक और स्टेटमेंट बड़ी फेमस हुई थी, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये इनकी स्टेटमेंट थी कि मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं एग्जिस्ट करता हूँ। इन्होंने ये इस पर भी बात की थी, थिंकिंग के ऊपर भी, एग्जिस्टेंशलिज्म के ऊपर भी, कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। यानी कि आपकी थिंकिंग पर ही हर चीज़ कर रही होती है डिपेंड। तो ये भी इनकी बहुत फेमस एक कोटेशन थी, इसको भी याद रखिएगा। अगर ये आ जाए तो ये इनके साथ एसोसिएट करेंगे आप। उसके बाद है जी, डिस्कार्ड्स आर्ग्यू दैट द थ्योरी ऑफ innate knowledge and that all humans were born with a knowledge through the higher power of God। यहाँ पर इन्होंने innate knowledge की भी एक टर्म यूज़ की थी, डेवलप की थी। वो कहता है कि जो इंसान पैदा होता है ना जब, तो वो अपने अंदर नॉलेज लेके पैदा होता है। ठीक है जी, हायर पावर ऑफ गॉड, जो कि हायर पावर ऑफ गॉड के थ्रू होता है उसके पास नॉलेज। इंसान जब पैदा होता है नॉलेज लेके पैदा होता है, ये इनका कहना था। अब आगे वाला समझेंगे, आगे वाला फिक्र हम पढ़ते हैं, लाइन पढ़ते हैं तो आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। इट वाज दिस थ्योरी ऑफ इनेट नॉलेज दैट वाज लेटर कम्बैटेड बाय फिलोसोफर जॉन लॉक एंड एम्पेरिसिस्ट। ये बाद में ये जो इनकी स्टेटमेंट थी ना कि इंसान जब पैदा होता है तो उसके पास नॉलेज होता है, वो नॉलेज लेके पैदा होता है, बाद में जो जॉन लॉक है उन्होंने इसको ना चैलेंज किया था, इन्होंने गलत इसको साबित किया था, प्रूव किया था। वो कहते थे कि ये ऐसा नहीं होता। इनका कहना था एम्पिरिसिज्म होल्ड्स दैट ऑल नॉलेज इज अक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस। इनका कहना था कि जो तमाम नॉलेज है वो एक्सपीरियंस के थ्रू गेन किया जाता है। पैदाइशी नॉलेज हमारे पास नहीं होता, बाय बर्थ नॉलेज हमारे पास नहीं होता। इन्होंने इनकी जो डिस्कार्ड्स की जो इनोवेट नॉलेज वाली टर्म थी, इसको डिनाई कर दिया था। और ये एम्पेरिसिस्ट थे, यानी कि तजर्बा करके, एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ये साबित किया था। ठीक है जी, एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने साबित किया था कि हम एक्सपीरियंस से अपना नॉलेज इकट्ठा करते हैं। Scholars agree that Descartes recognize at least 3 innate ideas। इन्होंने 3 आइडियाज़ पे बात की थी। डिस्कार्ड्स की जो पहचान है वो है आइडिया ऑफ गॉड, आइडिया ऑफ इन्फिनिट फाइनाइट माइंड, और उसके बाद आइडिया ऑफ इनडेफिनिट बॉडी। ये 3 टर्म्स इनके साथ एसोसिएट की जाएंगी, आइडिया ऑफ गॉड, आइडिया ऑफ फाइनाइट माइंड एंड द आइडिया ऑफ इनडेफिनिट बॉडी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं जी, ये डिस्कार्ड्स के बारे में हो गया। अगली टर्म हम देखते हैं 1689। इन 1689 क्या हुआ था, जॉन लॉक पब्लिश्ड एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। जॉन लॉक ने एक ऐसे लिखा था जिसका नाम था एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। जॉन लॉक ने लिखा था, याद रखिएगा, विच क्लेम्स दैट द ह्यूमन माइंड इज अ टेबुला रासा। ये टर्म बहुत फेमस टर्म है, ये इनके साथ एसोसिएट की जाती है जॉन लॉक के साथ। इन्होंने एक ऐसे के अंदर दी थी जिसका नाम था एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1689 के। टेबुलर ऐसा क्या था, टेबुलर ऐसा भी पढ़ लेते हैं। मीन्स दैट एट बर्थ द ह्यूमन माइंड इज अ ब्लैंक स्टेट विदाउट रूल्स फॉर प्रोसेसिंग डाटा। जैसे हमने ये डिस्कार्ड्स वाली नहीं पढ़ी टर्म, इन्होंने बोला था कि इनेट नॉलेज होता है बच्चे के अंदर, इन्होंने आके इसकी मुखालफत कर दी थी। ये वही वाली बात हो रही है। इन्होंने बोला था टेबुलर ऐसा होता है, बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह माइंड होता है बच्चे का, उसका जो ब्रेन होता है वहाँ पर फॉर प्रोसेसिंग डेटा कोई रूल्स नहीं होते डेटा को प्रोसेस करने के। एंड दैट डेटा इज एडेड, डाटा उसमें एडेड किया जाता है। कैसे, एंड रूल्स, डेटा और रूल्स ऐड होते हैं फॉर प्रोसेसिंग आर फॉर्म्ड सॉलिडली बाय वंस सेंसरी एक्सपीरियंस। जो वो एक्सपीरियंस करता है
उसके थ्रू ही डेटा सारा या नॉलेज सारा उसके माइंड के अंदर डेवलप हो रहा होता है। टेबुला रासा जॉन लॉक ने टर्म दी थी, बहुत फेमस टर्म है, याद रखिएगा। इसका मतलब है कि ब्लैंक स्लेट होती है बच्चा जब पैदा होता है। ये किस में लिखी थी? ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1689 के अंदर, याद रखिएगा जी। अब हमारे पास क्या है, 1701 में क्या हुआ था? गॉटफ्राइड विलियम लिबनीज पब्लिश द लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। इन्होंने पब्लिश किया था लॉ ऑफ कंटिन्यूटी 1701 में, विच ही अप्लाई टू साइकोलॉजी, जो इन्होंने साइकोलॉजी में अप्लाई किया। बिकमिंग द फर्स्ट टू पास्टुलेट एन अनकॉन्शियस माइंड, इन्होंने पहली दफ़ा अनकॉन्शियस माइंड को फर्ज किया था, तसव्वुर दिया था। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशहोल्ड, इन्होंने थ्रेशहोल्ड का कॉन्सेप्ट भी दिया था। इसको ध्यान में रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, आपको इनसे वास्ता पड़ेगा जब आप एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है जी। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है? इट इज़ द प्रिंसिपल दैट नेचर नेवर मेक्स लीप्स और दैट ऑल नेचुरल चेंजेस इज प्रोड्यूस्ड बाय डिग्रीज। इसका मतलब ये था लॉ ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब कि एक तसलसल होता है किसी भी चीज़ के अंदर। कोई भी अगर वाक़यात या कोई भी इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं, उनमें एक कंटिन्यूटी होती है, उनमें गैप नहीं होता। ये इनका कहना था लॉ ऑफ कंटिन्यूटी का। ठीक है जी, कि नेचर नेवर मेक्स लीप्स, वो लीप्स नहीं बनाती, नेचुरल चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय डिग्रीज, वो डिग्रीज में हो रहे होते हैं। थ्रेशहोल्ड क्या है? ये वाला जो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी हम जब गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें भी ये वाला आएगा, याद रखिएगा। थ्रेशहोल्ड क्या है? अ थ्रेशहोल्ड इज द लोएस्ट, ये जो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी उसके अंदर है ना गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में, उसमें उन्होंने इसी से मिलती जुलती बात की है कि जब हम किसी चीज़ को परसीव कर रहे होते हैं तो हम ऐसा परसीव कर रहे होते हैं कि वो चीज़ चल रही है, कंटिन्यू फॉर्म में या तसलसल या कंसिस्टेंसी फॉर्म में हम उसको परसीव कर रहे होते हैं। ठीक है जी, वो भी माइंड से रिलेटेड ही होती है। थ्रेशहोल्ड इज द लोएस्ट पॉइंट एट विच अ पर्टिकुलर स्टिमुलस विल कॉज अ रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। थ्रेशहोल्ड क्या होता है? वो कहते हैं वो मिनिमम स्टिमुलस होता है या वो पर्टिकुलर स्टिमुलस होता है जो कॉज करता है एक रिस्पॉन्स को कॉज करता है, उसको थ्रेशहोल्ड बोला जाता है। एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ मेजरिंग अ सेंसेशन is to determine the threshold stimulus. For example, the minimum energy required to evoke the sensation. इसकी अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, थ्रेशहोल्ड का वो मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर जो स्टिमुलस या सेंसेशन होती है जो कि किसी रिस्पॉन्स की वजह बनती है। फॉर एग्जांपल, हमें हमारे हाथ के ऊपर अगर वो कहते हैं कि मक्खी है ना, मक्खी, उसका एक पर हमारे हाथ के ऊपर गिरेगा तो हमें बिल्कुल फील नहीं होगा। ठीक है जी, यानी कि वो इतना लो वजन होता है उसका, इतना लो उसका वेट होता है, कम वेट होता है कि हमें वो फील ही नहीं हो रहा होता। अब वो थ्रेशहोल्ड की बात ये है कि वो वाला वेट, वो वाला वजन या किसी चीज़ की वो मिकदार जो हमें महसूस कराती है कि ये कुछ हो रहा है। अगर हमारी बॉडी पर कोई चीज़ लगी है तो हमें फील हो जाए कि यार यहाँ पर कुछ लगा है, वो मिकदार जो होती है ना खास, वो थ्रेशहोल्ड होगी जहां पर हमें फील हो जाएगा कि हमारी बॉडी पे कोई चीज़ गिरी है या लगी है। जैसे अगर सुई हमें चुभोई जाए तो हमें पता चलता है ना यहाँ पर सुई चुभी है, तो वो एक पर्टिकुलर उसको वेट होता है, उसको उसके अंदर एक स्ट्रेंथ होती है, उस वक्त हमें वो फील हो रही होती है। तो वही बात कर रहा है कि वो पर्टिकुलर स्टिमुलस जो कॉज करता है रिस्पॉन्स को, जब हमें चीज़ फील हो जाए कि ये वाली चीज़ हमारी बॉडी के ऊपर पड़ी हुई है तो वो उसका थ्रेशहोल्ड होगा। ठीक है जी, उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको।